नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आपको हार्ट अटैक आया और आप किसी बड़े अस्पताल पहुँचे या आप बड़े अस्पताल नहीं पहुँच पाए, किसी छोटे हार्ट के सेंटर पे पहुँचे हैं और अब आपका एंजियोग्राफी करवाने का मन नहीं है या आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं किसी तरह की इंटरवेंशन करवाने के लिए, किसी तरह का स्टेंट डलवाने के लिए या सर्जरी करवाने के लिए, ऐसी जगह पे आपको काम आती है थ्रोम्बोलाइसिस या थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। आइए जानते हैं इसके बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से बताया था कि हार्ट अटैक आने पे हमें क्या स्टेप्स करने चाहिए। इस स्टेप में मैंने जिक्र किया था कि अगर आपको कोई सेंटर जो टर्शरी सेंटर है बहुत दूर है या आपको पहुंचने में काफ़ी समय लग रहा है और आसपास कोई ऐसा सेंटर है जहां पे कि हार्ट के डॉक्टर उपलब्ध हैं और वो आपको एडवाइस करते हैं कि खून पतला करने का एक महंगा इंजेक्शन मैं आपको दे सकता हूं जिससे कि आपका हार्ट अटैक एबॉर्ट हो जाता है, आपका हार्ट अटैक का जो नुकसानदेह प्रभाव है वो ठीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। इस इंजेक्शन को, ये जो महंगा इंजेक्शन है, इसी को हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट कहते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट के विषय में बहुत विस्तार से आपको समझना, कुछ टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, लेकिन आपको बस इतना समझना चाहिए कि खून पतला करने के बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, इनमें ये सबसे स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ मानी जाती हैं। और ये इंजेक्शन जो होते हैं, ये इंजेक्शन कई नामों से बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टेप्लेज, रिटेप्लेज, टेनेक्टेप्लेज, अलग अलग तरीके से ये काम करती हैं, अलग अलग ड्यूरेशन में काम करती हैं। इन सारी दवाइयों को, ये जो सारे खून पतला करने के इंजेक्शन हैं, इनको नसों के थ्रू दिया जाता है, जिसको हम लोग इंट्राविनस रूट कहते हैं, नसों के थ्रू दिया जाता है। कुछ दवाइयों के साथ ये प्रतिबंध होता है कि भाई अगर आपने 1 साल के अंदर वो इंजेक्शन पहले लगवाया हुआ है तो उस इंजेक्शन को नहीं लगा सकते या कुछ सावधानियां रख के ही लगा सकते हैं। तो ये सब टेक्निकल डिटेल जो हैं, ये तो आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, उनको ध्यान देने की बात है। आपके जस्ट इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए कि ये कई तरह के इंजेक्शन्स आते हैं और इन इंजेक्शन्स को हम तब लगाते हैं जब हमें कंफर्म होता है कि इस मरीज़ को हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 3 घंटे के अंदर अगर आपको जो भी परेशानी हुई है हार्ट की और 3 घंटे के अंदर ही अगर इंजेक्शन लग जाता है तो आपको ऑलमोस्ट संपूर्ण पूरा फ़ायदा हो जाता है। और अगर मान लो 3 घंटे से ज़्यादा भी समय बीत चुका है और 12 घंटे के अंदर का पीरियड है तो भी ये इंजेक्शन फ़ायदा करती है। किन मरीज़ों को ये इंजेक्शन लगवाने से बचना चाहिए? वैसे तो आपको डॉक्टर जो हैं, जो भी आपको ये इंजेक्शन लगाते हैं, वो आपसे डिटेल हिस्ट्री पूछते हैं कि आपके पुरानी पास्ट में किसी तरह की ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, अभी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, आपको बहुत अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई हेड इंजरी तो नहीं हुई है, ब्रेन में कोई इंजरी तो नहीं है। इस तरह की बहुत सारी हिस्ट्री आपसे पूछते हैं, आपका पुराना पास्ट पूछते हैं। आपको जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि चूँकि हम जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो इंजेक्शन आप लगवाने वाले हैं, वो खून पतला करने का बहुत स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन है। इस कारण से आपके अंदर किसी भी तरह की ब्लीडिंग का इशू है, अगर जैसे मान लीजिए कि आपको अल्सर है पेट में और उससे कभी कभी लैट्रिन में खून आ जाता है या खांसी करने पे, उल्टी करने पे आपको खून आ जाता है, इस तरह की हिस्ट्री है, या आप खून पतला करने की ऑलरेडी कोई दवाई ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर को ज़रूर बताना है। ठीक इसी तरह से आपको कोई हेड इंजरी हो, अभी पास्ट में ही, अभी हाल में कोई चोट लगी थी सिर में, या आपको नसों की, वाल्व की कोई ऐसी बीमारी है जैसे एओर्टिक एन्युरिज्म बोलते हैं, एओर्टिक डिसेक्शन बोलते हैं, इस तरह की कोई बीमारी है तो वो ज़रूर मेंशन करें आप। लेडीज़ में, फीमेल्स में अगर पीरियड्स चल रहे हैं या बहुत हेवी पीरियड्स आ रहे हैं, आपका रिसेंट में सर्जरी हुई है, ये सब बेसिकली आपके खून को बहुत ज़्यादा पतला करने पर ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। इस कारण से ये हिस्ट्री डॉक्टर को बताना बहुत आवश्यक है। अब आते हैं कि ये जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट हैं, खून पतला करने के इंजेक्शन है, इनका क्या नुकसानदेह प्रभाव है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट या जो खून पतला करने के इंजेक्शन है, इनका जो सबसे बड़ा नुकसानदेह प्रभाव है, साइड इफ़ेक्ट है, वो है ब्लीडिंग। अब वो ब्लीडिंग जहाँ से पंक्चर किया है, जहाँ से आपको वो दवाई दी जा रही है, वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है, या
कई बार दिमाग के अंदर ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो 1-2% इस बात का रिस्क रहता है। वो एक चांस की बात है कि किसको ब्लीडिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, ये पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपको एक सहमति पत्र, एक कंसेंट आपको देना पड़ता है ये इंजेक्शन लगवाने से पहले कि हाँ भाई, ये रिस्क मुझे पता है कि ब्लीडिंग हो सकती है। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट थेरेपी में, कोई भी ट्रीटमेंट, आप कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवा लेते हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो रहता ही है। ठीक इसी तरह ये इंजेक्शन भी है जिसमें कि आपको ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। और अगर आपने अपनी हिस्ट्री अच्छे से बताई है, आपको कोई ब्लीडिंग का इशू नहीं है, तो सामान्यतया ये दवा सेफ़ होती है। कौन सी वो परिस्थितियां हैं जब हमें यह ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए? कौन सी परिस्थितियों में हमें थ्रोम्बोलाइसिस चुनना चाहिए? आजकल डेवलपमेंट के आधार पे, जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रहा है, कार्डियोलॉजी डेवलप हो रही है, हार्ट का बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं, तो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। और इन टेक्नोलॉजीज़ के आधार पे अगर मरीज़ को हार्ट अटैक आया है तो हम तुरंत, अगर उपलब्धता हो, अच्छा सेंटर उपलब्ध हो, तो तुरंत उसकी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। और एंजियोग्राफी करने के बाद उसकी एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है, मतलब वहाँ स्टेंट डाला जा सकता है, उस ब्लॉकेज को खोला जा सकता है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में या अन्य जगहों पे भी लोग इतने लकी, इतने भाग्यशाली नहीं होते कि तुरंत ऐसी उपलब्धता सबको पॉसिबल हो। तो पहला, अगर आपके आसपास कोई ऐसा सेंटर उपलब्ध नहीं है 2-4 घंटे, 5 घंटे की दूरी पे, जहाँ पे कि इस तरह की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध है, एक्सपर्ट उपलब्ध हैं, तो आपको यह थेरेपी चुननी चाहिए, क्योंकि ये समय रहते आपका वो थक्का घोल लेता है और नुकसानदेह प्रभाव से बच जाते हैं। फिर आपके पास समय रहता है कि आप आराम से जाके किसी अच्छे सेंटर को चुन के और फिर आप अपनी एंजियोग्राफी करवाएं और आगे का ट्रीटमेंट करवाएं। दूसरा, वो व्यक्ति जो किसी भी तरह का अंदर डरते हैं कि भाई मुझे अंदर कोई तार नहीं डलवाना, या मुझे एंजियोग्राफी, स्टेंट, एंजियोप्लास्टी नहीं करवाना, या एक तरह का भय होता है कि पता नहीं वो अंदर ले जाएंगे मुझे, उसके बाद कोई स्टेंट डाल देंगे या क्या कर देंगे, एक सामान्य धारणा होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, या आपके परिवार में आपके पेरेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम हुई है और वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने वो खून पतला करने का इंजेक्शन लगवा लें, मरीज़ को मानसिक रूप से तैयार होने दें, 2-4 दिन का हो सकता है समय लें, तब तक ये प्रॉब्लम भी टल जाती है। और फिर आप प्लान करके किसी अच्छे सेंटर पर किसी अपनी सुविधा के हिसाब से जाके और फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की जाँच करवा सकते हैं। ठीक इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स हैं या जिनको ये प्रॉब्लम हुई है, बच्चे बहुत दूर हैं, आसपास कोई नहीं है उस समय, और वो तैयार नहीं है कि मैं किसी भी तरह का प्रोसीजर करवाऊँ, मैं चाहूँगा कि भाई मेरे परिवार के सारे सदस्य आसपास हों तभी वो प्रोसीजर करवाना है। इस तरह की प्रॉब्लम जब आती है, इस तरह की स्थिति जब बनती है कि पेशेंट कुछ परिस्थितियों की वजह से तैयार नहीं होता एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए, ऐसी स्थिति में भी ये जो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी है वो काम आती है। आप वो इंजेक्शन लगवा के आई हुई समस्या को टाल देते हैं, और उसके बाद फिर आप जब सारी परिस्थितियां आपके सूटेबल हो जाती हैं तो फिर आप प्लान करके एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करवा सकते हैं। एक और कंडीशन होती है जब आपको ये नहीं पता होता कि जिस सेंटर पे मैं जा रहा हूँ उस सेंटर की कितनी क्रेडिबिलिटी है, वो सेंटर कैसा है, उस सेंटर में जो स्पेशलिस्ट हैं वो कैसे हैं, उनके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, उनके आउटकम कैसा है, उनका ओपिनियन किसी तरह का पक्षपात भरा तो नहीं है, बायस तो नहीं है। कहने का मतलब कि अगर आपको उस सेंटर पे, जिस सेंटर पे आप जा रहे हैं उसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में भी कई बार रोगी हिचकते हैं कि भाई हम प्रोसीजर करवाने जा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि जो प्रोसीजर कौन कर रहा है, प्रोसीजर करने के बाद आउटकम कैसा रहेगा। ऐसी स्थितियों में भी आप, कहने का मतलब आप तैयार नहीं हैं, तो आप ये जो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। आपने समय रहते वो इंजेक्शन लगवा लिया और उसके बाद प्लान करके, पता करके, ओपिनियन लेके, और फिर आप अपनी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करवा सकते हैं। हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग कई बार ये बात देखते हैं
कि बड़े सेंटर पे जाके ट्रीटमेंट लेने के कारण या इस तरह की विचारधारा के कारण कई बार मरीज़ को बहुत डिले हो जाता है और जो एक क्रूशियल टाइम होता है वो लैप्स हो जाता है, वो क्रॉस हो जाता है और जो डैमेज होता है वो परमानेंट हो जाता है। कई बार छोटे सेंटर, आसपास के छोटे सेंटर जहाँ जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और वो इस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, अगर वो आपके नियर बाय में उपलब्ध हैं, आपके घंटे 2 घंटे की डिस्टेंस पे उपलब्ध हैं, आप वहाँ अगर समय से इंजेक्शन ले लेते हैं तो कई बार ये आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा लेता है। तो ये जो खून पतला करने का इंजेक्शन है कई बार बहुत लाइफ सेविंग एजेंट की तरह काम करता है, हमारे जीवन रक्षा में बहुत बड़ा हेल्प करता है, आपके हार्ट के फंक्शन को प्रिजर्व करके रखता है। तो इस विषय में आपको कुल मिलाकर इतना समझना है कि टाइम फैक्टर अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट को आप चूज़ कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि भाई मुझे खून पतला करने का महंगा इंजेक्शन आप लगा दीजिए ताकि मैं कम से कम मेरा समय का जो दबाव है, जो कि मुझे समय से ट्रीटमेंट करवाना है, वो ख़त्म हो जाए और फिर मैं आराम से निर्णय ले सकूं। हाँ, अगर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बिल्कुल नियर बाय में कोई आपका टेरिशरी सेंटर है और आप जानते हैं कि उस सेंटर पे अच्छा काम हो रहा है, तो डेफिनेटली सीधा जाकर आप अपना डेफिनेटिव ट्रीटमेंट एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वो करवा सकते हैं इस इंजेक्शन लगवाने की बजाय। आज की वीडियो में हमने ये जाना कि थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्या होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, आपको किन बातों का पता होना चाहिए। हिस्ट्री में आपको डॉक्टर को ज़रूर बातें बतानी चाहिए अगर आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी है, किसी तरह की ब्लीडिंग हिस्ट्री है, और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी किन जगहों पे उपयोगी होती है, स्पेशली अगर आप मानसिक रूप से या फिज़िकली तैयार नहीं हैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करवाने के लिए, या आप कुछ समय चाहते हैं इस तरह की जांच करवाने के लिए, तो भी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। फिर मिलेंगे हम एक नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।